क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप पहली बार मिलते हैं, क्या आप सच में उसे समझ पाते हैं? जब कोई अजनबी आपसे मीठी बातें करता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है, तो क्या वह हमेशा सच बोल रहा होता है? हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हम लोगों को पहचानने में बहुत माहिर हैं। हमें लगता है कि हम किसी के चेहरे के भाव देखकर, उसकी चाल ढाल देखकर या उससे कुछ मिनट बात करके उसके दिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी यह सबसे बड़ी खूबी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसानी दिमाग और हमारे समाज के सबसे गहरे राज खोलेगा। हम मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स के पन्नों में गहराई तक उतरेंगे। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि यह उन भयानक और हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाओं की पड़ताल है जहां दुनिया के सबसे समझदार लोगों ने अजनबियों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। हम जासूसों की रहस्यमयी दुनिया में जाएंगे, इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे हमारी एक छोटी सी गलतफहमी किसी की जान ले सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। कल्पना कीजिए दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की, एक ऐसी एजेंसी जिसके पास सबसे आधुनिक तकनीक है, सबसे तेज दिमाग वाले अधिकारी हैं और जो दुनिया के हर कोने की खबर रखती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटे से देश ने इस महाशक्ति को सालों तक बेवकूफ बनाया? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना है। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब में हमारी अजनबियों को न समझ पाने की कमजोरी को समझाने के लिए सबसे पहले क्यूबा के जासूसों की बेहद रोमांचक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे दुनिया के सबसे चालाक और प्रशिक्षित लोग भी धोखा खा सकते हैं। कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के उस दौर से जब अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को लगता था कि उनके पास क्यूबा के अंदर अपने जासूसों का एक बहुत मजबूत जाल है। उन्हें लगता था कि वे क्यूबा के तानाशाह फिदेल कास्त्रो की हर चाल को पहले से जानते हैं। उनके जासूस उन्हें लगातार अहम जानकारियां भेज रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों को अपने इस नेटवर्क पर पूरा भरोसा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की खुफिया एजेंसी की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। फ्लोरेंटिनो एस्पिलागा नाम का एक शीर्ष क्यूबाई अधिकारी भागकर अमेरिका आ गया। उसने अमेरिकी अधिकारियों के सामने एक ऐसा सच रखा जिस पर शुरुआत में किसी ने विश्वास ही नहीं किया। उसने बताया कि क्यूबा में अमेरिका के जितने भी जासूस काम कर रहे हैं, वे असल में अमेरिका के लिए नहीं बल्कि क्यूबा के लिए काम कर रहे हैं। वे सभी डबल एजेंट थे। जरा सोचिए इस बात की गंभीरता को। सालों तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिन लोगों को अपना सबसे भरोसेमंद जासूस मान रही थी, वे लोग असल में फिदेल कास्त्रो के इशारों पर नाच रहे थे। वे अमेरिका को वही जानकारी दे रहे थे जो कास्त्रो चाहता था कि अमेरिका को मिले। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका के इतने काबिल अधिकारियों में से किसी को भी कभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के भीतर भी एक बहुत बड़ा धोखा पल रहा था। एना मोंटेस नाम की एक महिला अधिकारी जो क्यूबा के मामलों की सबसे बड़ी विशेषज्ञ मानी जाती थी, वह भी असल में क्यूबा की ही जासूस थी। एना बहुत ही साधारण सी दिखने वाली महिला थी। वह चुपचाप अपना काम करती थी। उसे अपने शानदार काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले थे। उसके सहकर्मी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। एना सालों तक अमेरिका के सबसे गहरे राज्य क्यूबा तक पहुंचाती रही। उसे पकड़ने में बहुत साल लग गए। जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान था। सवाल यह नहीं था कि एना ने धोखा कैसे दिया, बल्कि सवाल यह था कि इतने सालों तक इतने सारे बुद्धिमान और प्रशिक्षित अधिकारी उसे पहचान क्यों नहीं पाए। ग्लैडवेल कहते हैं कि इसका जवाब हमारे उसी डिफॉल्ट टू ट्रुथ यानी हमेशा सच मान लेने वाले स्वभाव में छिपा है। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने एना मोंटेस और अपने अन्य जासूसों की ईमानदारी को सच मान लिया था। जब कोई अजनबी हमारे साथ काम करता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि वह हमारे साथ है। खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले लोग भी अंततः इंसान ही होते हैं। उनका दिमाग भी शक करने के बजाय भरोसा करने के लिए बना होता है। विकासवाद के नजरिए से भी देखें तो इंसानी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर हम हर इंसान पर शक करने लगेंगे तो कोई भी व्यापार, कोई भी रिश्ता या कोई भी समाज टिक ही नहीं पाएगा। जब एना कुछ अजीब व्यवहार करती थी या जब कुछ खुफिया जानकारियां लीक होने का शक होता था तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। वे उसके अजीब व्यवहार के लिए अन्य कारण ढूंढ लेते थे। कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके साथ काम करने वाली, उनके बीच उठने और बैठने वाली महिला एक दुश्मन देश की जासूस हो सकती है। हमें किसी अजनबी पर शक करने के लिए बहुत सारे पक्के सबूतों की जरूरत होती है। जब तक शक की कोई बहुत बड़ी वजह सामने नहीं आती, हम भरोसा करना ही चुनते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम किसी अजनबी के साथ एक ही कमरे में होते हैं तो हम खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर उसे समझ लेंगे, लेकिन असल में वह अजनबी अपनी असली पहचान को एक मुखौटे के पीछे आसानी से छिपा सकता है। इस जासूसी कहानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे अजनबियों पर
आंख मूंद कर भरोसा करना बड़े देशों के लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो हमें अजनबियों को पहचानने की हमारी सबसे बड़ी भूल का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण देता है। यह कहानी है उस समय की जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। एक तरफ था जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसके इरादे दुनिया को तबाह करने के थे, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलैन, जो हर कीमत पर शांति चाहते थे। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस को यह डर सता रहा था कि हिटलर युद्ध छेड़ सकता है। इस डर को दूर करने और हिटलर के असली इरादों को जानने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलैन ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सीधे हिटलर से मिलने का फैसला किया। चैम्बरलैन का मानना था कि किसी इंसान को समझने का सबसे अच्छा तरीका उससे आमने सामने बैठकर बात करना है। उन्हें लगता था कि जब वे हिटलर की आंखों में देखेंगे और उसे हाथ मिलाएंगे तो वे उसके दिल का हाल जान लेंगे। चैम्बरलैन एक बार नहीं बल्कि कई बार हिटलर से मिलने जर्मनी गए। उन्होंने हिटलर के साथ घंटों समय बिताया, उसके साथ चाय पी और लंबी बातचीत की। जब चैम्बरलैन ब्रिटेन वापस लौटे तो वे बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने अपनी संसद और पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि उन्होंने हिटलर को पढ़ लिया है। चैम्बरलैन ने कहा कि हिटलर एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने यह मान लिया था कि हिटलर को जो चाहिए था वह उसे मिल गया है और अब वह कोई युद्ध नहीं करेगा। चैम्बरलैन को लगा कि उन्होंने हिटलर के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया है जो यूरोप में शांति बनाए रखेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि चैम्बरलैन कितने भयानक रूप से गलत थे। हिटलर ने उनके साथ जो समझौते किए थे वे सिर्फ एक दिखावा थे। हिटलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध की आग में झोंक दिया जिसमें करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे अनुभवी और समझदार नेताओं में से एक था, वह हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह को पहचानने में इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि चैम्बरलैन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्हें लगा कि आमने सामने की मुलाकात से वे किसी अजनबी का असली रूप पहचान सकते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में पारदर्शिता का भ्रम कहा जाता है। चैम्बरलैन को लगा कि हिटलर के चेहरे के भाव, उसकी बातें और उसका आत्मविश्वास उसकी सच्चाई बयान कर रहे हैं। जब हिटलर ने चैम्बरलैन से शांति का वादा किया और हाथ मिलाया तो चैम्बरलैन ने उस बाहरी व्यवहार को ही उसका असली चरित्र मान लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जो लोग हिटलर से कभी नहीं मिले थे वे उसके इरादों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे थे। उदाहरण के लिए विंस्टन चर्चिल, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हिटलर को कभी आमने सामने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने हिटलर की लिखी हुई किताब पढ़ी थी और उसके भाषण सुने थे। चर्चिल को दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था कि हिटलर कितना खतरनाक है, लेकिन चैम्बरलैन, जो हिटलर के बिल्कुल करीब बैठे थे, वे उसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। हमें अक्सर यह गलत फहमी होती है कि हम किसी इंसान से मिलकर, उसकी आंखों में देखकर उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। हमें लगता है कि जो इंसान हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और अच्छे से बात कर रहा है वह भरोसेमंद ही होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग अपने असली रूप को एक बहुत ही आकर्षक और भरोसेमंद मुखौटे के पीछे छिपाने में माहिर होते हैं, और हिटलर जैसे खतरनाक लोग तो इसमें सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम बहुत सी बाहरी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास या उसकी बात करने की शैली, और इन्हीं बाहरी चीजों की चमक में हम उस इंसान की असली नीयत को देखने में नाकाम रहते हैं। चैम्बरलैन की यह भूल आज भी हमें यह याद दिलाती है कि किसी अजनबी के केवल चेहरे और बातों पर यकीन कर लेना कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। हम चैम्बरलैन को तो बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम अजनबियों से मिलते हैं, उनके बाहरी दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में धोखा खाते हैं। जासूसों और तानाशाहों की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं पैसों की दुनिया में। वॉल स्ट्रीट, जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग काम करते हैं, यहाँ हर इंसान मुनाफे के पीछे भागता है और हर कोई एक दूसरे से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी वॉल स्ट्रीट पर इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ, और वह भी दुनिया के सबसे समझदार निवेशकों की नाक के नीचे। ये कहानी है बर्नी मैडोनफ की। मैडोनफ कोई साधारण इंसान नहीं था, वो वॉल स्ट्रीट का एक बहुत ही जाना माना और इज्जतदार नाम था। उसके पास दुनिया के सबसे अमीर लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि कई बड़े बैंक अपना पैसा निवेश करने के लिए आते थे। मैडोनफ लोगों को यकीन दिलाता था कि वह उनके पैसों पर उन्हें लगातार और बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर देगा, और कई सालों तक उसने ऐसा किया भी। लोग उसके पास अपना पैसा लगाने के लिए कतारों में खेड़ी ढीरे रहते थे। उन्हें लगता था कि मैडोनफ के पास उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मैडोनफ कोई निवेश नहीं कर रहा था, वह बस नए निवेशकों का पैसा लेकर पुराने निवेशकों को मुनाफे के तौर पर दे रहा था। इसे पोंजी स्कीम कहा जाता है। यह एक ऐसा झूठ था जो सालों तक चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसने लोगों के अरबों डॉलर लूट लिए। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया के इतने सारे अमीर और होशियार लोग और अमेरिका की बड़ी
बड़ी सरकारी एजेंसियां इतने सालों तक इस धोखे को क्यों नहीं पकड़ पाईं? मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि यहाँ भी हमारी वही पुरानी कमजोरी काम कर रही थी, डिफॉल्ट टू ट्रुथ। जब लोग मैडोनफ से मिलते थे तो उन्हें एक धोखेबाज नहीं दिखता था, उन्हें एक बहुत ही शांत, समझदार और अमीर इंसान दिखता था। वह महंगे सूट पहनता था, बड़े क्लबों का सदस्य था और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात करता था। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि हम किसी की अमीरी, उसके रुतबे और उसके आत्मविश्वास को देखकर उस पर भरोसा कर लेते हैं। लोगों ने मैडोनफ के बाहरी आवरण को ही उसकी सच्चाई मान लिया, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। एक इंसान ऐसा था जिसने मैडोनफ का झूठ पकड़ लिया था। उसका नाम था हैरी मार्कोपोलस। हैरी कोई बड्ढा निवेशक नहीं था, बल्कि गणित का एक बहुत बड्ढा जानकार था। जब हैरी ने मैडोनफ के मुनाफे के आंकड़ों को देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यह गणित के हिसाब से बिल्कुल असंभव है। हैरी ने कई बार अमेरिका की सरकारी जांच एजेंसियों को चेतावनी दी। उसने उन्हें सबूत दिए और चीख कर कहा कि मैडोनफ एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जांच एजेंसियों ने क्या किया? उन्होंने हैरी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि हैरी का व्यवहार बहुत अजीब था। वह हमेशा शक से भरा रहता था। वह लोगों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था और बात करते समय बहुत घबराया हुआ लगता था। एजेंसियों के अधिकारियों ने मैडोनफ और हैरी की तुलना की। एक तरफ था मैडोनफ जो बहुत ही शांत और भरोसेमंद दिखता था और दूसरी तरफ था हैरी जो बहुत ही अजीब और शक्की दिखता था। अधिकारियों ने पारदर्शिता के भ्रम का शिकार होकर उस इंसान पर भरोसा किया जो भरोसेमंद दिख रहा था, न कि उस पर जो सच बोल रहा था। ग्लैडवेल कहते हैं कि सच बोलने वाले हमेशा वैसे नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें दिखना चाहिए, और झूठ बोलने वाले अक्सर हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। मैडोनफ को पता था कि लोगों का भरोसा कैसे जीतना है। उसने अजनबियों को पहचानने की हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर डाला। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अजनबियों पर किस आधार पर भरोसा करते हैं। क्या हम उनके कपड़े देखते हैं? क्या हम उनकी मीठी बातें सुनते हैं? या क्या हम सच में उनके काम को गहराई से परखते हैं? मैडोनफ का घोटाला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब हम किसी अजनबी के बाहरी दिखावे पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमें बताती है कि जब हमारा बाहरी व्यवहार लोगों की उम्मीदों से अलग होता है तो दुनिया कितनी जालिम हो सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अजनबियों को जज करने में कितनी बड़ी गलती करते हैं। यह अमांडा नॉक्स की कहानी है। अमांडा एक बहुत ही सामान्य अमेरिकी छात्रा थी जो पढ़ाई करने के लिए इटली गई थी। वह वहाँ एक घर में अपनी एक रूममेट के साथ रहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमांडा की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसकी रूममेट की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब पुलिस वहाँ पहुंची और जांच शुरू की तो सबका ध्यान अमांडा पर गया, लेकिन ध्यान जाने की वजह यह नहीं थी कि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत था, बल्कि वजह थी उसका अजीब व्यवहार। पुलिस ने देखा कि अमांडा बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। वह अपनी दोस्त की मौत पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी जैसी एक सामान्य इंसान को देनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में जब उससे पूछताछ हो रही थी तो वह बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। वह कभी शरीर खींचकर व्यायाम करने लगती तो कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसते हुए बात करती। पुलिस अधिकारियों और वहां मौजूद मीडिया ने जब यह सब देखा तो उन्होंने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उन्हें लगा कि जो लड़की अपनी दोस्त की इतनी भयानक मौत पर आंसू की एक बूंद तक नहीं बहा रही है वह बेगुनाह हो ही नहीं सकती। दुनिया भर के अखबारों ने उसे एक शैतान और क्रूर कातिल घोषित कर दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपनी जिंदगी के कई साल इटली की जेल में एक ऐसे जुर्म की सजा काटते हुए बिताए जो उसने किया ही नहीं था। जी हाँ, कई सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह साबित हुआ कि अमांडा बिल्कुल बेगुनाह थी और असली कातिल कोई और था। मैल्कम ग्लैडवेल इस घटना को समझाते हुए एक बहुत ही अहम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे मिसमैच यानी बेमेल कहा जाता है। हम इंसान अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर कोई दुखी है तो वह रोएगा, अगर कोई डरा हुआ है तो वह कांपेगा। हम चाहते हैं कि असली जिंदगी के लोग भी फिल्मों और टीवी शो के कलाकारों की तरह व्यवहार करें। टीवी पर जब कोई किरदार हैरान होता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। यह पूरी तरह से पारदर्शी होता है, लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं होती। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेमेल होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर चल रही भावनाएं और उनके चेहरे के भाव एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अमांडा भी एक ऐसी ही बेमेल इंसान थी। वह अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी और गहरे सदमे में थी, लेकिन सदमे से निपटने का उसका तरीका रोना नहीं था। उसका दिमाग उस भयानक स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वह अजीब हरकतें करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस और मीडिया ने पारदर्शिता के भ्रम का शिकार होकर उसके बाहरी चेहरे को ही उसका असली सच मान लिया। उन्होंने यह सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि हर इंसान का दुख मनाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। उन्होंने एक अजनबी को केवल इसलिए कातिल मान लिया क्योंकि वह उनके बनाए गए सांचे में फिट नहीं बैठ रही थी। यह कहानी
कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं और उसका व्यवहार हमें अजीब लगता है तो हमें तुरंत उसे गलत नहीं मान लेना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि शायद वह इंसान अंदर से कुछ और महसूस कर रहा हो और बाहर कुछ और दिखा रहा हो। किसी के आंसू न बहने का मतलब यह नहीं है कि उसे दुख नहीं हो रहा है और किसी के मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि वह बहुत खुश है। अब हम इस किताब के एक बहुत ही अहम और चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, जिसे मैल्कम ग्लैडवेल कपलिंग कहते हैं। कपलिंग का सीधा सा मतलब है जुड़ाव। हम अक्सर यह मानते हैं कि इंसान का व्यवहार केवल उसके दिमाग और उसकी सोच का नतीजा होता है। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान अंदर से परेशान है या उसने कुछ बुरा करने की ठान ली है तो वह उसे किसी भी हाल में पूरा करेगा, चाहे वह कहीं भी हो या किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि यह सच नहीं है। हमारा व्यवहार उस जगह और उस माहौल से बहुत गहराई से जुड़ा होता है जहां हम उस वक्त मौजूद होते हैं। इसे समझने के लिए मशहूर लेखिका सिल्विया प्लाथ की बेहद दुखद कहानी पर गौर करते हैं। सिल्विया बहुत ही प्रतिभाशाली थीं, लेकिन वे भारी मानसिक तनाव का शिकार थीं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जान ले ली थी। लोगों ने कहा कि वे इतनी दुखी थीं कि उन्हें बचाना नामुमकिन था। लेकिन ग्लैडवेल एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। वे बताते हैं कि सिल्विया ने अपनी जान कैसे ली। उस दौर में इंग्लैंड के घरों में जो गैस ओवन इस्तेमाल होते थे उनमें एक खास तरह की जहरीली गैस होती थी जिसे टाउन गैस कहा जाता था। कई लोगों ने उस समय उसी ओवन गैस का इस्तेमाल करके अपनी जान दी क्योंकि यह तरीका बहुत आसान था और घर के अंदर ही मौजूद था। बाद में जब सरकार ने उस जहरीली गैस को बदलकर प्राकृतिक और सुरक्षित गैस कर दिया तो पूरे देश में जान देने के मामलों में अचानक से बहुत बड़ी गिरावट आ गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन लोगों को ओवन से जहरीली गैस नहीं मिली उन्होंने अपनी जान लेने का कोई दूसरा तरीका नहीं खोजा, वे रुक गए। इससे यह साबित होता है कि उनका जान लेने का फैसला केवल उनके दिमाग तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उस ओवन और उस खास गैस की मौजूदगी से जुड़ा हुआ था। अगर वह आसान तरीका वहां नहीं होता तो शायद बहुत से लोग बच जाते और शायद सिल्विया प्लाथ भी अपना इरादा बदल लेती। यही बात अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में मौजूद मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज पर भी लागू होती है। यह पुल दुनिया में एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था जहां से कूदकर बहुत से लोगों ने अपनी जान दी। कुछ लोगों का तर्क था कि अगर इस पुल पर जाली या दीवार लगा दी गई तो जान देने वाले लोग किसी और पुल या किसी और ऊंची इमारत पर चले जाएंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जब इसका गहराई से अध्ययन किया तो नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले थे। जिन लोगों को उस पुल से कूदने से बचाया गया था उनमें से ज्यादातर लोगों ने बाद में कभी भी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मौका दिया और एक सामान्य जीवन जिया। इसका मतलब यह था कि उनका वह जानलेवा कदम केवल उसी पुल, उसी जगह और उसी खास पल से जुड़ा हुआ था। जब वह जगह और वह मौका उनके सामने से हट गया तो उनका इरादा भी पूरी तरह से बदल गया। यही कपलिंग का सिद्धांत है। ये हमें बताता है कि जब कोई अजनबी हमारे सामने कोई गलत काम करता है या कोई अजीब व्यवहार करता है तो हम तुरंत उसके चरित्र को दोष देने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि शायद वह जगह, वह विशेष माहौल या वे परिस्थितियां उसे वैसा करने के लिए उकसा रही हों। अगर हम उस इंसान को उस माहौल से निकाल दें तो शायद वह इंसान बिल्कुल अलग और सामान्य व्यवहार करे। इसीलिए किसी भी अजनबी को समझने की कोशिश करते समय हमें केवल उस इंसान के चेहरे को नहीं बल्कि उस पूरे संदर्भ और उस जगह को भी देखना चाहिए जहां वह खड़ा है। अब हम इस किताब के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यह वह हिस्सा है जो इन सभी कहानियों और सिद्धांतों को आपस में जोड़ता है। यह हमें बताता है कि कैसे हमारी एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े समाज की सोच को बदल सकती है। सालों पहले अमेरिका के कंसास शहर में पुलिस ने एक नया प्रयोग शुरू किया था। उस समय वहां अपराध बहुत बढ़ गए थे और पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। तब पुलिस प्रमुखों ने तय किया कि वे अपराध होने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि अपराधियों को पहले ही पकड़ लेंगे। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सड़कों पर गश्त बढ़ा दें और किसी भी छोटी सी बात पर लोगों की गाड़ियां रोककर उनकी तलाशी लें। चाहे किसी ने मुड़ने का इशारा न दिया हो या किसी की गाड़ी की लाइट खराब हो, पुलिस उन्हें रोकती और सवाल जवाब करती। उनका मकसद था कि इन छोटी चेकिंग के बहाने वे उन लोगों को पकड़ सकें जो हथियार या गैर कानूनी चीजें लेकर घूम रहे हैं। ये प्रयोग कुछ हद तक सफल भी रहा। पुलिस ने बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा, लेकिन इस सफलता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयोग ने पुलिस की पूरी ट्रेनिंग और सोचने के तरीके को बदल कर रख दिया। पुलिस को यह सिखाया गया कि उन्हें किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। उन्हें डिफॉल्ट टू ट्रुथ यानी सच मान लेने वाले सिद्धांत को पूरी तरह से भूल जाना है। उन्हें हर इंसान को शक की नजर से देखना है। और यही वह ट्रेनिंग थी जिसने सैंड्रा ब्लैंड की उस दुखद घटना की नींव रखी जो इस किताब का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। जब टेक्सास की सड़क पर पुलिस अधिकारी ब्रायन एंसिनिया ने सैंड्रा ब्लैंड की गाड़ी को रोका तो वह कोई साधारण ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था। वह उसी कंसास शहर वाले प्रयोग की आक्रामक ट्रेनिंग का हिस्सा था। उसने सैंड्रा को सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि उसने रास्ता बदलते समय गाड़ी का इंडिकेटर नहीं दिया था। ब्रायन सैंड्रा में एक अपराधी ढूंढने की कोशिश कर रहा था
जब ब्रायन सैंड्रा के पास गया तो उसने देखा कि सैंड्रा परेशान है और गुस्से में है। सैंड्रा की जिंदगी में उस समय बहुत उथल पुथल चल रही थी। वह एक नए शहर में नई नौकरी के लिए आई थी और बहुत मानसिक तनाव में थी। एक अजनबी पुलिस वाले का उसे छोटी सी बात पर रोकना उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। सैंड्रा का व्यवहार उस समय बेमेल था। वह डरी हुई होने के बजाय चिड़चिड़ी हो गई थी और यहीं पर ब्रायन ने पारदर्शिता के भ्रम का शिकार होकर सबसे बड़ी गलती की। उसने सैंड्रा के उस चिड़चिड़ेपन और गुस्से को एक आम इंसान की परेशानी नहीं माना। उसने सोचा कि सैंड्रा जरूर कोई बहुत बड़ा अपराध छिपाने की कोशिश कर रही है। ब्रायन को लगा कि वह सैंड्रा के चेहरे और उसकी बातों से उसका असली रूप पढ़ सकता है। ब्रायन ने सैंड्रा से सिगरेट बुझाने को कहा। सैंड्रा ने मना कर दिया। ब्रायन का शक और बढ़ गया। उसने सैंड्रा को गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश दिया। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रायन ने अपनी बंदूक निकाल ली और सैंड्रा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद सैंड्रा ने जेल के अंदर ही अपनी जान दे दी। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि सैंड्रा ब्लैंड की कहानी कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि यह हमारी अजनबियों को समझने की उन सभी गलतियों का एक भयानक नतीजा था जिनके बारे में हमने अब तक बात की है। ब्रायन ने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि सैंड्रा का गुस्सा उस खास परिस्थिति और उस जगह से जुड़ा हुआ था जिसे हम कपलिंग कहते हैं। उसने सैंड्रा के व्यवहार को उसके चरित्र से जोड़ दिया और क्योंकि ब्रायन को हर अजनबी पर शक करने की ट्रेनिंग मिली थी, उसने सच्चाई पर भरोसा करने की अपनी इंसानी फितरत को पूरी तरह से मार दिया था। यह किताब हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमें हर अजनबी से डरना चाहिए? क्या हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर कोई एक दूसरे पर शक करे? ग्लैडवेल का जवाब है नहीं। अगर हम दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। हम अजनबियों को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हमें जज बनने के बजाय थोड़ा विनम्र होना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि सामने वाले इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें हम कभी नहीं जान पाएंगे। धोखा खाना इंसान होने की एक कीमत है। अगर हम कभी किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो हम धोखा तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपनी इंसानियत जरूर खो देंगे। अगली बार जब आप किसी अजनबी से मिलें तो याद रखें कि उसके चेहरे के पीछे एक पूरी दुनिया है और उसे समझने के लिए शक की नहीं बल्कि सहानुभूति की जरूरत है। दोस्तों, यह थी मैल्कम ग्लैडवेल की किताब टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स की पूरी और गहरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंसानी दिमाग और हमारे समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। अगर आपने इस सफर में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अजनबियों को समझने की इस कला को जान सकें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी अजनबी को समझने में पूरी तरह से गलती की हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही शानदार किताबों की गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।